हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 जो कि डील करता है इंटरिम मेंटेनेंस से। ओके, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो दो तरह की मेंटेनेंस से डील करता है। एक होती है इंटरिम मेंटेनेंस, एक होती है परमानेंट मेंटेनेंस। जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो सेक्शन 24 में है और जो परमानेंट मेंटेनेंस है वो सेक्शन 25 में है, हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में। ओके गाइस, जो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस दो तरह से होती है। आज हम सबसे पहली तरह की मेंटेनेंस करेंगे, टाइप जो है इंटरिम मेंटेनेंस। ये है अंडर सेक्शन 24 में है। इसमें क्या है, मेंटेनेंस पेंडिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। पेंडिलाइट मीन्स की इंटरिम मेंटेनेंस जो कि टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए होती है। ओके गाइस, इसको हम कहेंगे जो सेक्शन 24 में दी गई मेंटेनेंस है उसको हम कहेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए जो मेंटेनेंस दी गई होती है उसको पेंडिलाइट मेंटेनेंस कहते हैं। और जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग मीन्स कि इसमें जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग है ये भी कवर होते हैं। ओके गाइस, हम सबसे पहले इस मीनिंग समझते हैं मेंटेनेंस का क्या होता है। मेंटेनेंस का दूसरा नाम है एलिमनी। ओके, एलिमनी को मेंटेनेंस भी कहते हैं। जो कुछ पैसा जो दूसरे स्पाउस से जिसने फाइल किया है केस उसको मिले, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। द अलाउंस रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी पेड टू स्पाउस आउट ऑफ द इनकम ऑफ ईस्ट और एस्टेट ऑफ अदर स्पाउस ऑफ हिज और सपोर्ट एदर ड्यूरिंग एनी मैट्रिमोनियल सूट। ओके गाइस, जो सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस दी गई है इसका मतलब ये है कि लॉ द्वारा अगर लॉ को लगता है कि आपको जो है दूसरे स्पाउस को जो है वो मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी हो सकती है। ओके गाइस, ज़्यादातर तो मॉनिटरी होती है, मॉनिटरी फॉर्म में उसको मेंटेनेंस देनी पड़ता है। जो खर्चा देना पड़ता है उसको रहने का, उसको हम मेंटेनेंस कह देते हैं। ओके गाइस, उसको अपनी इनकम से दूसरे स्पाउस को कुछ सपोर्ट देनी पड़ती है, कुछ उसको सपोर्ट करना पड़ता है, कुछ उसको पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके। ओके गाइस, सपोज़ किसी लेडी ने हस्बैंड के ऊपर वो डिवोर्स का केस फाइल किया। जब तक आपको पता है इन द कोर्ट डिवोर्स का केस फाइल डिवोर्स जल्दी नहीं मिलता, उसको साल 1.5 साल लग जाता है क्योंकि उसमें कूलिंग डाउन पीरियड भी आता है, वो सभी आता है, तो साल 1.5 साल लग जाता है। इतने समय में वो जो लड़की है, वो जो लेडी है, वो अपना गुजारा कहाँ से करेगी। अगर वो डिवोर्स फाइल किया है उसने, ऑब्वियस है कि वो उस अपने हस्बैंड के साथ तो रहती नहीं होगी, वो अपने घर अपने फादर मदर के होम में रहती होगी। जो सारा खर्चा है उसके फादर मदर करेंगे नहीं, वो अंडर सेक्शन 24 में जब तक केस चल रहा है तब तक अंडर सेक्शन 24 में ये पिटीशन कोई भी ये केस डाल सकती है कि मुझे मेंटेनेंस दी जाए जब तक ये केस चल रहा है, जब तक आपका फ़ैसला नहीं होता तब तक मुझे मेंटेनेंस है जो दी जाए। ओके गाइस, ये होता है ड्यूरिंग द केस जो मेंटेनेंस मिलती है, और जितना भी एक्सपेंसेस होता है केस का, वकील का होता है। ओके, जितनी भी एक्सपेंसेस होगी वो भी हस्बैंड ही पे करेगा। इसमें ये नहीं है कि अकेली लेडी ही केस फाइल कर सकती है मेंटेनेंस का, हस्बैंड भी कर सकता है, इसमें दोनों कर सकते हैं। अगर हस्बैंड के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो अपनी वाइफ से भी मेंटेनेंस को कह सकता है। ओके गाइस, इसके लिए क्या है, प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग। जो प्रोसीडिंग है अंडर द सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस लेने के लिए जो आपका केस है वो पेंडिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका डिसीज़न आ गया, फिर तो अगर उसका डिसीज़न आ गया फिर जो मेंटेनेंस मिलेगी फिर वो अंडर सेक्शन 25 में मिलेगी, परमानेंट मेंटेनेंस मिलेगी उसको, फिर बाद में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। अंडर द इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो पेंडिंग केस के लिए है, जब तक केस चल रहा है तब तक उसको मेंटेनेंस मिलेगी, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा और उसके बाद जितनी भी मेंटेनेंस मिलेगी उसको इकट्ठी मिल जाएगी। ओके गाइस, इसमें है केस पेंडिंग में होना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। आगे है नो इंटरिम मेंटेनेंस टू एप्लीकेंट स्पाउस इफ सच स्पाउस हैव सफिशिएंट मींस। ओके, ऐसे स्पाउस को वो
मेंटेनेंस नहीं देंगे जिसके पास अपना सफिशेंट इनकम ऑफ सोर्स है। अगर वो खुद कमाई कर सकता है, अगर उसकी जॉब है, अच्छी जॉब है। सपोज़ करिए जो लेडी ने डिवोर्स का केस फाइल किया था और फिर वो मेंटेनेंस के लिए कह रही है, उसकी जो सैलरी है वो 50,000 है, वो जॉब भी करती है, उसकी सैलरी है 50,000, फिर वो अपने हस्बैंड से थोड़ी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, जब उसकी सैलरी ही सोर्स ऑफ सफिशेंट है। 50,000 सैलरी बहुत मायने रखती है। ओके गाइस, सो वो अगर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है, सो फिर वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो हाउसवाइफ है और कुछ कमाती नहीं है, तब वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ओके गाइस, सो किन किन केसों में किन के जो केस होंगे पेंडिंग, वो कौन कौन से केस होंगे कि जिनमें जो हस्बैंड है या वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन। ओके गाइस, जुडिशियल सेपरेशन मीनिंग होता है अलग अलग रहना, अलग अलग रह लो। इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट कहती है कि हस्बैंड और वाइफ को आप अलग अलग रह के देख लीजिए, अगर आप रह सकते हो तो हम डिवोर्स कर देंगे, अगर आप नहीं रह सकते, ओके गाइस, तो इसमें कोर्ट कहती है आप अलग अलग रह के देख लो, अगर आप अलग अलग रह सकते हो, ठीक है, तो फिर हम डिवोर्स ग्रांट कर देंगे। सो इसमें इस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इन सभी टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही पोस्ट करेंगे। ओके गाइस, सो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप प्लीज़ गो टू द चैनल और आप वहाँ से वीडियो देखिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट आपको समझ लग जाएगी। और नल्टी ऑफ मैरिज के केस में, नल्टी ऑफ मैरिज मीन्स मैरिज को वाइड करार कराना, अमान्य करार देना, वाइड। ओके गाइस, सो यहाँ तो डिवोर्स का जो केस है वो चल रहा हो, या तो डिवोर्स का केस चल रहा हो, या तो जो मैरिज को अमान्य करार करने का केस चल रहा हो, जहाँ फिर जुडिशियल सेपरेशन का केस चल रहा हो, और जहाँ फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट का केस चल रहा हो, तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। आगे है हु कैन अप्लाई फॉर मेंटेनेंस इन HMA हिंदू मैरिज एक्ट। हु कैन क्लेम, कौन कौन क्लेम कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड भी कर सकता है और वाइफ भी कर सकती है, दोनों ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दोनों ही केस कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। ओके गाइस, वेयर एप्लीकेशन कैन फाइल, कहाँ पर ये एप्लीकेशन, कहाँ पर ये केस लगेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगेगा या फिर फैमिली कोर्ट्स में लगेगा। जो फैमिलीज मैटर्स होते हैं वो सबसे पहले फैमिली कोर्ट्स में ही जाते हैं। ओके गाइस, सो फैमिली कोर्ट्स में भी मेंटेनेंस की लग सकती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लग सकती है। आगे है कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द अमाउंट। जब कोई भी जज होगा, जब कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको डिसाइड करेगा कि कितनी मेंटेनेंस दी जाएगी, तब इन 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट ऑन इनकम, जिसने एप्लीकेशन लगाई है, जो कह रहा है कि मुझे मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, उसकी सबसे पहले अपनी इनकम उसकी अपनी इनकम देखी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक लेडी की 50,000 इनकम है, दैट इज़ अ सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। उसकी अपनी इनकम ही 50,000 है, वो फिर अपने हस्बैंड से क्लेम नहीं कर सकती। ओके गाइस, सो इसमें जो कोर्ट है वो मेंटेनेंस नहीं देगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट, जिससे वो मेंटेनेंस मांग रही है उसकी भी इनकम देखी जाएगी। ओके गाइस, ऐसा नहीं है कि जिससे वो मेंटेनेंस मांग रही है या मांग रहा है उसकी खुद की सैलरी 10,000 रुपीज़ हो पर मंथ की, और वो क्लेम कर रही हो 30,000। वो 10,000 रुपया महीना कमाने वाला 30,000 की मेंटेनेंस कहाँ से देगा। ओके गाइस, उसकी इनकम भी देखी जाएगी। और आगे रीज़नेबल अमाउंट, उसकी इनकम को देखते हुए ही जो भी मैजिस्ट्रेट है या जज होगा, जो भी केस को डिसाइड करेगा, वो एक रीज़नेबल अमाउंट तय करेगा कि हाँ इतनी मेंटेनेंस आप दो। ओके गाइस, ये दोनों चीज़ों को देखकर ही एक रीज़नेबल अमाउंट डिसाइड की जाएगी कि हाँ कितनी मेंटेनेंस देनी चाहिए। आई होप गाइस आपको इंटरिम मेंटेनेंस का मीनिंग समझ लग गया होगा। जब तक केस चल रहा है कोई, तब तक
उसको मेंटेनेंस देनी तब तक उसको खर्चा देना, ये इंटरिम मेंटेनेंस होता है। और हम सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये क्लेम कर सकते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम सेक्शन 25 करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, और परमानेंट मेंटेनेंस समझेंगे कैसे मिलती है, क्या होती है, और कौन कौन फाइल कर सकता है, और कहाँ पे एप्लीकेशन लगेगी गाइस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।